हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे और अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मिलर इंडिसेस डिस्कस कर रहे थे और मिलर इंडिसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गया था, वो हम लोग फिनिश करेंगे और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे मिलर इंडिसेस के लिए, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी कि मिलर इंडिसेस जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब मिलर इंडिसेस का मतलब क्या होता है, प्लेन का नाम लिखना, नेमिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन, राइट, इन ए क्रिस्टल। तो किसी पर्टिकुलर प्लेन का नेमिंग जो होता है दैट इज मिलर इंडिसेस। तो जब मिलर इंडिसेस लिखा जाता है तो हमारे को जो प्लेन होता है वो कहाँ पे एक्स वाई जेड को इंटरसेक्ट करता है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं और मिलर इंडिसेस से इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चीजें हम लोग सीख चुके थे। अब इसी के अंदर एक और चीज सीखने वाले हैं, व्हाट वी हैव डन। मिलर जो होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मैं सिंपली ऐसे बोल दूं कि जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स से हम लोग क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना सीख गए हैं। और मिलर इंडिसेस से पॉइंट्स कैलकुलेट करना, पॉइंट्स कैलकुलेट करने का मतलब पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसका प्लेन भी, कि वो प्लेन कैसे बनेगा। ठीक है, ये चीज कर चुके हैं। तो हम लोग मिलर इंडिसेस से पॉइंट्स कैलकुलेट करने का मेथड भी हम लोग सीख चुके थे। इसी में मिलर टू पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक और पैटर्न होता है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस लेक्चर जो बीच में कट हो गया था, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि मिलर इंडिसेस से पॉइंट सब कैलकुलेट करते हैं और मिलर इंडिसेस आपको नेगेटिव गिवन हो, मतलब मिलर इंडिसेस में नेगेटिव टर्म्स हो, तब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बात कर रहे थे। लाइक एग्जाम्पल ले लीजिए, नेगेटिव गिवन हो, नेगेटिव टर्म आ जाए अपने पास में, नेगेटिव, लाइक अपने पास में एग्जाम्पल है लाइक 1 बार 0 0। ठीक है, ये आपने को क्या गिवन है, ये मिलर इंडिसेस गिवन है ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन। ये मिलर इंडिसेस गिवन है, अपने को क्या करना है, इसका प्लेन पता करना है। इसका क्या करना है, प्लेन पता करना है। तो प्लेन अपने को यहां पे शो करना है कि कौन सा प्लेन होगा। ये अपने पास में क्या है, एक क्यूब है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस सपोज, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सिस को कौन सा लेना चाहते हो। बाकी जनरली जब क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन होता है तो इसको एक्स एक्सिस से लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड, कुछ और भी दे सकता है। तो वो आपको इसको कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपने किसको एक्स, किसको वाई, किसको जेड कंसिडर किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जब नेगेटिव टर्म वाले के लिए मिलर इंडिसेस गिवन हो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने हो और इसको यहाँ पे इसमें ड्रॉ करके दिखाना हो कि वो कहाँ पर कौन सा प्लेन है, 1 बार 0 0, तो आपके क्या करने वाले हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, मिलर इंडिसेस से पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, 3 स्टेप बताया था मैंने। इसको पहले क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो इसका। तो पहले स्टेप में क्या करें हम लोग, रेसिप्रोकल ले लो। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल से क्या है, 1 बार इन्फानाइट इन्फानाइट। 1 बार का मतलब है, 1 बार का क्या मतलब है, -1 है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, रेशियो जो होता है एबीसी का जो रेशियो गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे रेशियो हम लोग क्यूबिकल लेके चल रहे हैं, तो क्यूबिकल में 1 1 1 का रेशियो होता है, तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल रिमेन सेम। थर्ड स्टेप में करते हैं हम लोग इसको मेक इंटीजर्स। तो ये ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी ऐसा है, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या मिले, 1 बार इन्फानाइट इन्फानाइट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले। 1 बार का मतलब है -1 है ना, 1 बार मीन्स -1। अब देखो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले, इनका क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स आपको ये पता है कि y को कहां पे कट करता है, इन्फानाइट पे, z को कहां पे कट करता है, इन्फानाइट पे। दैट मीन्स y और z के तो होगा पैरेलल ये प्लेन। ठीक है, और x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, -1 पे, x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, -1 पे। अब हम लोग ये ओरिजिन लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग दिस ओरिजिन, तो हमारे पास में -1 कहां बनाओगे आप, x में -1 तो इधर बनेगा, जो कि इस क्यूब के अंदर तो आएगा ही।
तो अब कैसे बनाए -1? हमको इसके अंदर बनाना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपने को पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं, और उसके बाद में क्योंकि अपने को ये ओरिजिन लेंगे तो -1 तो बाहर चला जाएगा इसके, और मुझे इसमें ड्रॉ करना है। इसमें ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, न्यू ओरिजिन लेके चलना है, जस्ट फॉर ड्रॉइंग। तो इससे न्यू ओरिजिन बनाना है। न्यू ओरिजिन कैसे बनाओगे समझना। न्यू ओरिजिन कैसे बनाओगे, आपको जो मिलर इंडिसेस गिवन है ना, उस मिलर इंडिसेस में नेगेटिव टर्म्स को तो बना दो पॉजिटिव। नेगेटिव टर्म है ये, इसको तो कर दो पॉजिटिव। तो -1 को कर दिया 1, और बाकी के जो टर्म्स है उनको कर दो 0। इसमें तो ऑलरेडी 0 है, बट अगर नॉन जीरो भी होते हैं ना तो उनको भी 0 बना देते हैं हम लोग। ये न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब आपका न्यू ओरिजिन कहां पे लेना है आपको, 1 0 0 पे। 1 0 0 मतलब एक्स एक्सिस में 1 0 0, एक्स एक्सिस में 1 है, जेड और वाई में 0 है, तो ये पॉइंट है। दिस इज न्यू ओरिजिन। इसको ओ डेश ले सकते हो आप, ओ डेश या जो भी लेना चाहो। अब इसको ओरिजिन कंसीडर करते हुए आपको ये कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाने हैं। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में -1 क्या होगा, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मतलब हो गया यहां से, अब ये एक्स एक्सिस इधर है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इधर है, ये वाई एक्सिस इधर है, ये 0 0 है। अभी इसको 0 0 लेके आपको इसको ड्रॉ करना है। तो देखो आपका क्या होगा, -1 कहां पे बनाओगे आप, -1 बनेगा आपका यहां पे। अरे ये ओरिजिन है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो x में -1 यहां पे, तो एक पॉइंट तो मिल गया ये, ठीक है। फिर y और z के पैरेलल है, बिकॉज इनफाइनाइट पे कट करेगा, तो y और z के, y ये है तो y के पैरेलल और z के पैरेलल, ये z के पैरेलल, तो y और z के पैरेलल ये वाला जो है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस है वो जो आपको गिवन है कितने, 1 बार 0 0, ये इस प्लेन के गिवन है, राइट। तो दिस इज द प्लेन। अब देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हम लोगों ने, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को मिलर इंडिसेस गिवन है, बट मिलर इंडिसेस नेगेटिव टर्म में गिवन है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो अगर नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी है, जो भी है, पहले अपने क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ये तो दोनों में मेथड होता है, भले ही आपके नेगेटिव पॉइंट गिवन हो या पॉजिटिव पॉइंट गिवन हो, ठीक है। बट नेगेटिव गिवन होता तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू ओरिजिन कैलकुलेट करते हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग भी बोलते हैं, मतलब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया नए पॉइंट पे। तो हमारा जो न्यू ओरिजिन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव टर्म्स को तो पॉजिटिव बना देते हैं और बाकी के जो होते हैं उनको 0 कर देते हैं। लाइक यहाँ पे अगर सपोज ऐसा होता, इसकी जगह आप कैसे होता, 1 बार 1 बार ऐसा होता, तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव वाले तो 1 पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको पॉजिटिव और बाकी के 0, ये ऐसा होता है न्यू ओरिजिन, ठीक है। ये न्यू ओरिजिन होता है, जहां पे भी बनता है यहाँ पे बना के उसके करेस्पॉन्डिंग ये हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, राइट। ये मिल गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करें तो ऐसा है कुछ लाइक, सपोज ये आपका क्यूब है और आपको नया पॉइंट गिवन है, ये है, ठीक है। ये मिलर इंडिसेस गिवन है, दिस इज गिवन मिलर इंडिसेस फॉर ए पर्टिकुलर प्लेन। ये मिलर इंडिसेस गिवन है, इसको ड्रॉ करना है, यहां पर कहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करें। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वो 3 स्टेप, पहले में तो रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। रेसिप्रोकल से क्या मिला, ये मिला। फिर क्या करते हैं, रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशियो तो ऑलरेडी मैं क्यूबिकल बोल रहा हूँ तो 1 1 1 है। फिर है इंटीजर करते हैं, इंटीजर भी यही होगा। तो ये आपको फाइनली ये मिल गया 1 और 1 बार और इन्फिनिट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। तो x y और z के वैल्यूज ये मिल गए, मतलब z को तो इन्फिनिट पे कट करेगा, मतलब z के तो पैरेलल होगा, ठीक है। बट इसमें एक नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव होता है तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए न्यू ओरिजिन बना के फिर हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो न्यू ओरिजिन, तो इससे न्यू ओरिजिन बनाओ आप, इससे न्यू ओरिजिन के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव जहां पे है, जो टर्म नेगेटिव उनको तो बना दो पॉजिटिव। लाइक ये नेगेटिव है, इसमें बीच वाला y वाला, तो ये नेगेटिव है, तो ये इसको तो बना दो पॉजिटिव, ठीक है। बाकी टर्म्स को 0 कर दो, तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, ये तो ऑलरेडी 0 था, ठीक है।
ये न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन, राइट, क्लियर है। अब इसमें बना दो आप, कहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे सपोज मैं एक्स एक्सिस इधर ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस ले लिया। न्यू ओरिजिन 0 1 0 मतलब वाई पे 1, मतलब ये है कि पॉइंट, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये न्यू ओरिजिन है। अब न्यू ओरिजिन के करेस्पॉन्डिंग ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, और इधर ये जेड एक्सिस, राइट। अब इसके लिए आप ये बनाओ, ये ड्रॉ करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 1 पे कट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 1 पे, मतलब यहां पे कट करेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में कट करेगा कहां पे, -1 पे, तो नेगेटिव एक्सिस नहीं, मतलब वाई में कहां कट करेगा, -1 पे, तो वाई ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे है, ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों को पहले तो आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। फिर उसके बाद में जेड के होगा पैरेलल, क्या होगा, जेड के पैरेलल होगा। अब जेड के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जेड के पैरेलल का मतलब हुआ ये जेड को इन्फिनिट कट करेगा, तो जेड के पैरेलल मतलब ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। तो मैं काम करता हूं, इस प्लेन पे इन दोनों को मैच कर दूं, तो देखो ये वाला जो बना आपका, ये प्लेन हो गया आपको, इनके पैरेलल पॉइंट्स को मैच कर दिया, इसका पैरेलल पॉइंट ये, इसके पैरेलल पॉइंट ये, तो इन दोनों को मैच कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो ये प्लेन जो है इसके बीच में आपको दिख रहा है कि ये जो प्लेन दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेन, ये आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा, ये क्या है कि जो डायग्राम है ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बेटर वे में दिखा सकता हूँ, ऐसे कुछ करके, देखो आई थिंक शायद बेटर बन जाएगा। नहीं, ठीक है, ये जो प्लेन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जब भी नेगेटिव चीजें गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मिलर इंडिसेस गिवन हो तो उसका ओरिजिन शिफ्टिंग से इसको शो कर देते हैं, बाकी पॉइंट्स तो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका मिलर इंडिसेस कंप्लीट हो गया। मिलर इंडिसेस से जनरली ये क्वेश्चन होता है, तो आपका जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आता है वो जनरली जो चांसेस होते हैं वो मिलर इंडिसेस से काफी है, तो मिलर इंडिसेस से हम लोग काफी सारी बातें करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, अभी मिलर इंडिसेस कंप्लीट हो गया है, अभी मैं कुछ एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हम लोग यूनिट सेल डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने बात कर ली थी सिंपल क्यूबिक की, फिर आपका बीसीसी हो गया था, फिर एफसीसी हो गया था, एक एचसीपी स्ट्रक्चर और होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग या क्लोज्ड पैक, इसकी बात करते हैं एचसीपी। एचसीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस वे में होता है, एचसीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस वे में होता है। ये पीछे की तरफ कनेक्टेड है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज एचसीपी। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, इन कॉर्नर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 होते हैं बीच में, ऐसा। ये एक यूनिट सेल हो गया एचसीपी का। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करें, इसमें वही पॉइंट्स जो हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे, एन इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट डिस्टेंस, ये सारी चीजें। तो एन इफेक्टिव के लिए बात करते हैं। सपोज अब एन इफेक्टिव जब कैलकुलेट करेंगे तो सारे लेटेस्ट पॉइंट्स है, ये है सारे लेटेस्ट पॉइंट। देखो ये वाला जो है ये तो 2 इसके ऊपर भी यूनिट सेल बनेगा, तो इसके साथ में और ऊपर वाले के साथ में शेयर होगा, तो
तो ये वाला पॉइंट तो 2 के साथ में शेयर होगा, मतलब इस यूनिट सेल के साथ में आधा ही पार्टिसिपेट करेगा। सिमिलरली ये और ये तो सेम टाइप का है, तो 2 पार्टिकल तो अपने पास ऐसे हैं जो आधे आधे आ रहे हैं, तो 2 × 1/2, राइट। ये इनसाइड है ये तीनों पार्टिकल, तो ये तो इसी के साथ में शेयर होंगे और किसी के साथ में शेयर नहीं होंगे, मतलब इसके इंडिविजुअल इसी सेल के साथ में होंगे, तो ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली इसी के हैं। तो ये +3 प्लस इनकी बात करूं कॉर्नर्स वाले, तो कॉर्नर वाला हर एक एटम कितने के साथ में शेयर होने वाला है, देखो ये यहां पर अगर बनेगा तो कुछ इस तरीके से और बनेगा, ऐसे यूनिट सेल बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, मतलब कि इस लेवल पे बात करूं, इस पर्टिकुलर इस लेवल, ये एटम 3 यूनिट सेल के साथ में शेयर हो रहा है। सेम ऐसा ही लेयर ऊपर हो रहेगा, तो ये एटम 3 इनके साथ में शेयर हो रहा है, इसके ऊपर 3 ऐसे बनेंगे, तो मतलब एक एटम 6 यूनिट सेल्स के साथ में शेयर होगा, मतलब इसका ओनली 1/6 पार्ट इसके अंदर है। तो हर एक एटम का कितना है, 1/6 पार्ट है। ऐसे कॉर्नर वाले एटम्स का 1/6 पार्ट ही है। अब ये कॉर्नर वाले एटम है कितने, 6 एटम, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 एटम्स है, तो 12 एटम्स का ईच एंड एवरी एटम का 1/6 पार्ट रहेगा। ये आपका क्या होगा, एन इफेक्टिव, इट इज एन इफेक्टिव। तो ये कितना हो गया, 1 + 3 + 2 6, दिस इज द नंबर ऑफ एन इफेक्टिव, राइट, एन इफेक्टिव। इसमें एक चीज और होती है क्या, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये सब इक्वल डिस्टेंस है, और ये कितनी होती है, ए डिस्टेंस है, ए, ये सारी कितनी है, ए सब ए है, और ये जो है ये वाले भी ए है, सब क्या है आपके पास में, ए। तो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लाइक अपने पास में होता है A = B ≠ C, ऐसा होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, A = B ≠ C। तो A और B मतलब 2 एक्सिस के जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो सेम होते हैं, A और B। तो ये A ले लो, ये B ले लो, ये C हो गया। सपोज इस पॉइंट पे मैं ओरिजिन लूँ तो ये A ले लो, इधर B हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ C हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये क्या है आपका, C है, ये क्लियर है, हाइट क्या है, C है, ठीक है। C और A में एक रिलेशन गिवन होता है, यहाँ पे C और A में एक रिलेशन होता है, और वो ऐसे होता है, C/A जो होता है वो √8/A होता है, √8/3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A, राइट। अब देखो हम लोग अगर नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें या नियरेस्ट एटम, तो नियरेस्ट एटम A डिस्टेंस पे है, भले ये ले लो, भले ये ले लो, भले ये ले लो, तो नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पे है, A डिस्टेंस पे है। इससे भी आप समझ सकते हो, इससे भी A डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, तो नियरेस्ट एटम कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एक पॉइंट हो गया। सेकेंड, डिस्टेंस टू नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस टू नियरेस्ट नेबर कितना है, A है, राइट। A डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर का, A है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे होगा कि यहाँ पे एक एटम बनेगा ऐसा, और यहाँ पे एक एटम बनेगा, तो मतलब ये A जो डिस्टेंस है इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, मतलब A = 2r, और नियरेस्ट डिस्टेंस A है तो A = 2r का एक रिलेशन है, तो A और 2r में रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज इस एटम से हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो एटम है, इस एटम को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, वैसे सारे एटम्स को करेंगे, तो एक एटम से हम लोग देख लेते हैं, तो सबका वही हाल होता है। तो इससे हम लोग देख लेते हैं इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं। देखो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप का ये लेयर आ गया, फिर ये दूसरे टाइप का लेयर है जो 3 एटम वाला है, फिर ये लेयर रिपीट होता है, फिर ये 3 एटम वाला लेयर आता है। इसमें ऐसा होता है 3 एटम का लेयर, फिर ये 6 एटम वाला लेयर, फिर 3 एटम वाला लेयर, फिर ये, तो ऐसे ये 2 टाइप के लेयर हो रहे हैं, A B, तो A B टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का लेयर, फिर दूसरा ये बीच में, फिर ये, फिर ऐसे, तो इस टाइप से लेयर चलते रहते हैं। इसका मतलब ये जो 3 एटम है इसको ये टच कर रहे होते हैं, बीच में क्या होता है, क्लोज पैक में ये टच कर रहे होते हैं, ऐसे 3 एटम यहाँ पे ऊपर और होते हैं,
फिर ये 6 वाला स्ट्रक्चर आता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बीच वाला एटम है इन तीनों के बीच में होता है, मतलब इन तीनों को टच कर रहा होता है। तो देखो ये कितने एटम्स को टच करेगा, 1 2 3 4 5 6 को तो इनको टच करेगा, 3 एटम्स ये है और 3 एटम्स ये है, मतलब 12 एटम्स को टच करेगा, क्योंकि ये नीचे से और ऊपर से इस पर टच होते हैं। इसका मैं एग्जैक्टली अभी बताता हूँ आपको, पीडीएफ के अंदर जो मैंने डायग्राम शो कर रखा है वो दिखाता हूँ आपको। बट यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, 6 + 3 + 3 12 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सॉरी 12 है। अभी लास्ट वन पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, तो ऑक्यूपाइड में n इफेक्टिव इंटू 1 जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब देखो यूनिट सेल यहाँ पे क्यूबिकल तो है नहीं, क्यूबिकल होता तो एक क्यूब डायरेक्ट लिख देते, यहाँ पे यूनिट सेल ये है, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसका सरफेस का वॉल्यूम, इस सरफेस का या इस सरफेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करके हाइट से मतलब c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये सारे a है, सारे जो ये दिख रहे हैं ना आपको जो लाइंस बना रखे वो सारे a है, तो इसका मतलब है देखो एक ये है, सेम इसी टाइप के हैं सारे, सेम एरिया के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मैं इस एक का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस टोटल सरफेस का एरिया मिल जाएगा, इस टोटल सरफेस का एरिया मिल गया, c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक का एरिया, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो पहले ये, तो वॉल्यूम क्या आएगा 6 इंटू वो एक ट्राइंगल का वॉल्यूम, एक ट्राइंगल का वॉल्यूम एरिया, सॉरी एक ट्राइंगल का एरिया। तो पहले मैं एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसको एक ट्राइंगल के एरिया को a लिख देता हूँ, अपॉन नहीं c मल्टीप्लाई c, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है, हाँ जी ये मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एरिया कितना होगा, ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए है, ऐसा है। तो इसको मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, देखो ए और ये भी ए है, तो मैं इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसके बीच में परपेंडिकुलर बना दूँ, तो ये हो गया a/2, ये हो गया a/2, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें ये देखो a/2, ये a है, तो ये हाइट कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा, हाइट होगा a² पाइथागोरस से माइनस a²/4 का रूट, तो ये हो गया, ये कितना हो गया √3a/2, ये मिल गया आपको हाइट। ये हाइट मिल गया तो इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा आपका, एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू ये बेस a, तो 1/2 h √3a/2 इंटू a, ये मिल जाएगा √3a²/4। ये एक एरिया, एक जो ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया। तो वॉल्यूम जो है आपका क्या आएगा 6 इंटू √3a²/4 इंटू c, और c का वैल्यू a के टर्म्स में क्या होगा, c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a √8/3 इंटू a, यही था ऊपर लिखा था। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट, √3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये 2, यहाँ से 3, यहाँ से √8 क्या होता है 2√2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√2a मिलेगा आपको वॉल्यूम, राइट। ये वॉल्यूम मिला, ये वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू n इफेक्टिव कितना है, n इफेक्टिव 6 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 3 रूट, यहाँ पे √2 आएगा एक्चुअल में, सॉरी ये √2 बचाएगा यहाँ से, √2a। a² है, आई एम सॉरी, ये है a³, राइट। अब r का वैल्यू a के टर्म्स में क्या था, 2r = a था, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से पुट करो तो क्या आएगा, ये 2 तो 8 πr³ अपॉन 3 √2, a का वैल्यू a³ होगा तो 8
आर क्यूब से आर क्यूब ऐड से ये π/3√2, इसका वैल्यू जो आता है वो 74.74 आता है, जो कि क्या है 74%। दिस इज 74%। तो ये वॉल्यूम आ गया, ये आपका क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, ये मिल गया भैया। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया 74%। तो आपका जो एफसीसी है, आपने 3-4 चीजें कैलकुलेट कर ली, एक तो सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी, एक एफसीसी और एक एचसीपी। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो कितना था 52%, इसका 68% और इसका था 74% और इसका 74%, राइट। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, पैकिंग फ्रैक्शन अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 74% है, इसको हम बोलते हैं कि कैसा है, क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग। और जिनका लेस होता है उनको बोलते हैं लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये लूजली पैक्ड है और ये कैसे है, क्लोज्ड पैक्ड है, ठीक है। ये क्लोज पैकिंग को शो करते हैं। ये आपका एचसीपी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सआरडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एक्सआरडी के बारे में। एक डायमंड स्ट्रक्चर और होता है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, एक सेकेंड जो मैं शो कर रहा था इसका स्ट्रक्चर देखो, 1 सेकेंड। वन सेकेंड देखो, इसका जो मिलेगा अपने को एचसीपी का सीट, देखो ये वाला है एचसीपी का। ये हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा वो है, और हम लोग जो बात कर रहे थे, देखो 6 एटम्स जो है, ये 6 एटम है यहाँ पे, और ये बीच में एक एटम, ये 3 एटम्स और फिर 6 एटम। तो ये ऐसे लेयर चलता है, ए बी इस टाइप का लेयर होता है। ये ए बी इस तरीके का चलता जाता है, इस तरीके से शो करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये इसको शो कर रखा है, ये जो होता है ये तीनों एक साथ इस वे में दिखते हैं, और इसको हम लोग इस वे में शो कर देते हैं, राइट, जो भी हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ भी है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Hello guys, welcome back on FOMA Educational Hub. See, in previous lecture we discussed about the crystal structure, and in crystal structure we discussed some topics like Miller indices and HCP structure. इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, लाइक डायमंड क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर होता है, डायमंड क्रिस्टल, और उसके अलावा हम लोग जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और भी NaCl का स्ट्रक्चर, CaCl जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर, ये 2-3 स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे, और कुछ और भी चीज़ें जैसे हम लाइक इंटरप्लेनर डिस्टेंस वगैरह, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और एक जो होता है डेंसिटी, किसी क्रिस्टल का डेंसिटी, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरप्लेनर डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इफ यू टॉक अबाउट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस में सीन ऐसा है, इंटरप्लेनर का सीन ऐसा है
कि आपके पास में ये क्या गिवन है, आपके पास में क्यूब गिवन है, और क्यूब गिवन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लो, और ये जेड एक्सिस। तो क्या है कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं, लाइक ये प्लेन है और ये प्लेन है, अगर इनके बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इसको मैं डी बोल देता हूँ, तो पैरेलल प्लेन्स के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसको इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, सपोज ये जो प्लेन है इसका जो मिलर इंडिसेस है वो HKL है, कितना है HKL मिलर इंडिसेस है, और ये जो भी स्ट्रक्चर है इसका ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, HKL मिलर डिस्टेंस है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को D से बोल देता हूँ, ये आता है 1/√h² प्लस k² प्लस l² HKL तो मालूम ही उस प्लेन के, आपको मिलर इंडिसेस ABC आपको इस पर्टिकुलर प्लेन के, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के करेस्पॉन्डिंग आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो पता है, राइट। अब देखो हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं इसमें। इफ A0 = B0 = C अगर है ऐसा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। एक में 2 इक्वल होते हैं, हम पढ़ते हैं ना C टॉर, तो ये तो O टाइप का है। अगर टेट्रागोनल टाइप का, इफ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, तो टेट्रागोनल में क्या होता है A = B not = C, तो A = B है तो इन दोनों को मैं A = B को, इन दोनों को A = B A के इक्वल पुट कर दो, तो A के इक्वल पुट कर दो तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो D जो है आपका क्या मिल जाएगा 1/√h² प्लस k² प्लस l²/c², ऐसा हो जाएगा। सपोज क्यूबिकल टाइप का है, क्यूबिकल में क्या होगा A = B = C, तीनों एजेस इक्वल होंगे। इफ क्यूबिकल A = B = C, तो आपका D क्या होगा, D आपको मिलेगा, तीनों A² ऊपर जाएगा तो A आ जाएगा, रूट से बाहर निकल के A आ जाएगा, ये आ जाएगा h² प्लस k² प्लस l²। ये फॉर्मूला आपने काफ़ी बार देखा होगा, राइट। तो आपको कोई प्लेन गिवन और इंटरप्लेनर डिस्टेंस गिवन हो तो उसके HKL के वैल्यू गिवन होंगे, और ये समटाइम्स आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप ABC HKL कैलकुलेट कर सकते हो, मिलर इंडिसेस, तो वहाँ से ये चीज़ गिवन होती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो सपोज आप एक यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। एक यूनिट सेल का डेंसिटी पता चल गया आपको, तो आपका कंप्लीट जो लेटिस है उसका कंप्लीट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका डेंसिटी वैसा ही होगा। तो आप एक यूनिट सेल का डेंसिटी पता कर लीजिए। तो एक यूनिट सेल का डेंसिटी पता करने के लिए देखो, सपोज एक यूनिट सेल आपका, यू हैव ए यूनिट सेल, तो उसका आपको डेंसिटी पता करना है तो कैसे करोगे, सी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप 1 यूनिट सेल का मास और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज 1 यूनिट सेल है, उसमें मास तो आप N इफेक्टिव कैलकुलेट कर लीजिए इनटू, या आप ऐसे समझिए, रुको, मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। अरे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास, सॉरी m इज मोलर मास, here I am writing n equal to number of moles, capital M is molar mass, V is the volume of this particular unit cell। तो see, मैं n नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n।
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में n इफेक्टिव के इक्वल होता है, तो n इफेक्टिव, तो n जो है आ जाएगा n इफेक्टिव अपॉन Na इंटू V अपॉन m, राइट। और ये क्या है अपना डेंसिटी, ठीक है। क्यूबिकल शेप का होता तो V क्या हो जाता है, a क्यूब, V इज a क्यूब। एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपने कभी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर आता है एनसीईआरटी सिलेबस में, तो बाकी और कहीं पे भी आपने देखा होगा। बट ये डेंसिटी है पर्टिकुलर क्रिस्टल का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो आपको जनरली ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं ईजी वे में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज जो चीज़ें मिस्टेक यहाँ पे होती है Na में, Na इज एवोगाड्रो नंबर, Na का वैल्यू जो होता है वो क्या आता है, ऑलमोस्ट 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। ये 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, किसमें, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल। अब एक चीज सुनिए मेरी बात, इस चीज को दिमाग में डाल लेना अच्छे से, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे होता है। ये जो रो है या जो यूनिट्स है, आप यूनिट्स को इस वे में ले रहे हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास भी गिवन होगा ना, मोलर मास सपोज आपको गिवन है 16 AMU, क्या गिवन है 16 AMU, जो भी गिवन है, तो आप उसको ग्राम में भी ले सकते हो, केजी में भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो आप अगर सपोज ग्राम में ले रहे हो ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो, तो आपको Na का वैल्यू ये कंसिडर करना है। इफ मास को या डेंसिटी को, आप डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये डेंसिटी को इस वे में ले रहे होता, ठीक है। डेंसिटी को इसमें लोगे तो मास को ग्राम में लोगे आप एक तरीके से, मोलर मास को AMU में गिवन है तो उसको ग्राम में ले लेना, ठीक है। और इफ आप केजी पर मीटर क्यूब की बात कर रहे हो, डेंसिटी में होगा तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इधर मास केजी में लोगे, ठीक है। तो आपका Na का वैल्यू होगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 26। ये चीज़ का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा। ये कुछ नहीं है, वैसे ये इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो फाइनली ये मिल जाता है, बट ये मिस्टेक कर देते हैं लोग। तो आपका केजी पर मीटर क्यूब में अगर आप यूनिट्स ले रहे हो केजी पर मीटर क्यूब में, तो आपको इस वे में चीज़ें लेना है, राइट। एक न्यूमेरिकल बता दूं क्या, जो नोट्स के अंदर गिवन है वो न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिए, 1 सेकेंड। See here where it is. Like this is the question. See, what is question? This is our question. The copper has FCC structure. It is given copper has FCC structure as lattice constant is 1.5 angstrom. Calculate the density of copper crystal if molar mass of copper is 65 AMU. मोलर मास गिवन है, मोलर मास गिवन है तो आपको क्या गिवन है समझिएगा, मोलर मास गिवन है तो m गिवन है 65 AMU। अब सपोज आप इसको ग्राम में लेना चाहते हो ग्राम में ले लीजिए, केजी में लिखना चाहते हो केजी में लिख लीजिए, बट सबको लिखोगे फिर सेम यूनिट में लिखोगे। आप सपोज इसको ग्राम में लिखना चाहते हो तो आपने लिया इसको ग्राम में, ठीक है। दूसरा ये गिवन है लेटिस कांस्टेंट गिवन है, लेटिस कांस्टेंट मतलब एक गिवन है आपको 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप सेंटीमीटर, इसको ग्राम में ले रहे हो तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको अगर केजी में लेते तो मीटर में लेके कर लेना इसको। तो आप इसको 1.5 10 टू पावर -10 ये तो हो गया क्या मीटर में हो गया, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका ये 1.5 इंटू 10 टू पावर -8 ये सेंटीमीटर हो गया आपका ए का लेटिस का,
ठीक है, ये ए मिल गया आपको, एम मिल गया, डेंसिटी पूछा गया है। और क्या गिवन है, कॉपर क्रिस्टल गिवन है, कॉपर क्रिस्टल गिवन है, एफसीसी स्ट्रक्चर गिवन है कॉपर क्रिस्टल का, एफसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, तो एफसीसी का मतलब हो गया एन इफेक्टिव कितना हो गया 4 हो गया, एन इफेक्टिव कितना हुआ 4 हो गया, एन इफेक्टिव 4 हो गया। दैट मीन्स आपके पास में जो फॉर्मूला होता है रो का क्या होता है, एन इफेक्टिव इंटो एन इफेक्टिव इंटो व्हाट, मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटो एन। अब देखो एन इफेक्टिव 4 गिवन है, एम ये रहा, आपने ग्राम में लिया ना, ठीक है ग्राम में ले लिया, ए फिर सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चीजें चल रही है, तो फिर एन ए को 10⁻23 वाला वैल्यू लेना, क्या लेना 10⁻23 का। सपोज इसको केजी में ले लिया आपने, इसकी बजाय आपने क्या लिया केजी में, इसको केजी में लिया तो इसको मीटर में लेके चल लेना, इसको केजी में और इसको मीटर में लेके चल रहे हो, ये तो एन इफेक्टिव 4 आएगा, एन ए का वैल्यू फिर आप 10⁻26 वाला यूज करना, राइट। ये इसका है, जहां पे मिस्टेक होती है वो मैंने बता दिया है, ये इसका में है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और इस डाउन देखो टाइम पता है अपने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखो ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, अभी मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको। एक डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, डायमंड स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस वे में होता है, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर सी है, देखो डायमंड का स्ट्रक्चर का क्या सीन है, डायमंड का देख लीजिए, डायमंड क्यूबिक, इन शॉर्ट आई विल राइट डीसी, डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक कैसे बना उस चीज को समझ लो, कैसे बना उस चीज को समझ लो। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता कैसे है इस चीज को समझो पहले, तो फिर बना कैसे होगा इस चीज का थोड़ा सा आइडिया रखते हैं ये लोग। डायमंड क्यूबिक में ऐसा होता है, डायमंड क्यूबिक एक स्ट्रक्चर का टाइप है, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डायमंड जो हो, डायमंड क्यूबिक एक स्ट्रक्चर है, वो किस वे में होगा, 1 सेकेंड, डायमंड क्यूबिक जैसे जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर होता है ZnS, ये भी डायमंड क्यूबिक का होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा सीन है, लाइक आपका FCC स्ट्रक्चर होता है, एक FCC स्ट्रक्चर होता है, एक लेटिस तो कौन सा होता है, FCC लेटिस होता है, FCC, तो FCC में फेसिस पे होते हैं, एक पीछे हो गया, तो ये FCC स्ट्रक्चर होता है, एक FCC स्ट्रक्चर। इस एक FCC स्ट्रक्चर के अंदर जिंक, ये सारे आइटम्स लाइक ZnS है आपका कैसा FCC है, तो FCC नहीं डायमंड क्यूबिक है, डायमंड क्यूबिक है, तो इन सारे जो है मैंने जो शो किए हैं उन पे Zn है, सब पे जिंक है। तो फिर ये सल्फर कहाँ पर है, सल्फर कहाँ पर रहेगा, तो इसमें क्या होता है, सल्फर के 4 एटम बीच में होते हैं, सल्फर के 4 एटम बीच में होते हैं, लाइक एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ है, एक एटम कुछ यहाँ पर है, एक एटम कुछ यहाँ पे है, 4 एटम होते हैं। सल्फर के कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, राइट। तो 4 एटम ये वाइट वाले जो है वो सल्फर के होते हैं, और ये जो है ये कहाँ किसके जिंक के हैं, मतलब टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 एटम सल्फर वाले वो तो बीच में होंगे, तो 4 तो सल्फर के हो गए, ठीक है। और जो जिंक के हैं वैसे तो FCC क्रिस्टल के ऊपर है, बट FCC क्रिस्टल के ऊपर, FCC लेटिस के ऊपर है, FCC यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 इसके हो गए, तो टोटल अपने पास में 8 N इफेक्टिव है, जिसमें 4 सल्फाइड के, सल्फर के हो सकते हैं, 4 जिंक के हो सकते हैं।
ठीक है, ये तो जिंक सल्फाइड क्यूबिक। इन जनरल जो डायमंड क्यूबिक होता है उसमें हर जगह पे जिंक सल्फाइड तो हो नहीं सकता, कुछ और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये तो जिंक सल्फाइड से मैंने एग्जांपल बता दिया। तो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 4 एटम तो बीच में होंगे और बाकी के एफसीसी के स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक तरीका बताया कि ये ऐसा कैसे हुआ होगा कि 4 एटम बीच में आ गए और बाकी के एक जो एफसीसी लेटिस है उसकी तरह सेटल्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सप्लेन किया इन्होंने बोला क्या करो आप, ये कैसा हुआ होगा, आपके पास में 2 एफसीसी स्ट्रक्चर हुए होंगे। आपके पास में क्या रहे होंगे, 2 एफसीसी स्ट्रक्चर, 2 एफसीसी स्ट्रक्चर रहे होंगे और दोनों एक ही जगह पे। लाइक ये जैसे जिंक के एटम्स है एफसीसी पे, वैसे सल्फर के एटम्स भी एफसीसी पे ही हुए होंगे। फिर इन्होंने क्या किया, डायगोनली एफसीसी एटम्स को कुछ डिस्प्लेस कर दिया। मतलब 2, आप ऐसे समझिए कि 2 क्यूब जो है वो एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, हर एक एटम 2 क्यूब एक ही जगह पे। फिर एक क्यूब को डायगोनली खींच दिया, कितना डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस कर दिया। एक क्यूब को उठा के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, एक को वहीं पे रहने दिया, जिंक वाले को वहीं पे रहने दिया, सल्फर वाले को डिस्प्लेस कर दिया। और कितना डिस्प्लेस किया, ये डायगोनली डिस्प्लेस किया हमने, डायगोनली डिस्प्लेस किया। और डायगोनली कितना डिस्प्लेस किया हम लोगों ने, डिस्प्लेस कर दूं अगर मैं, डायगोनल का वैल्यू होता है √3a, ये होता है डायगोनल का वैल्यू, इसका 1/4 डिस्प्लेस कर दिया मैंने, √3a/4 इतना डिस्प्लेस कर देंगे। जब इतना डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, क्योंकि जैसे पहले हर एक येलो एटम है वहां पे ये वाले दूसरे एटम्स भी थे, बट हमने जब डिस्प्लेस किया तो मोस्ट ऑफ एटम्स बाहर चले गए। अरे डिस्प्लेस किया तो इस यूनिट सेल से बाहर चले गए। लाइक यहाँ पर जो व्हाइट था वो बाहर चला गया, यहाँ पे जो व्हाइट था वो भी बाहर चला गया, यहाँ पे जो व्हाइट था वो एटम भी डिस्प्लेस होकर बाहर चला गया, यहाँ पे जो व्हाइट था वो भी बाहर चला गया, यहाँ पे जो था वो भी बाहर चला गया, यहाँ पे जो था वो डायगोनली डिस्प्लेस करे ना, तो ये भी बाहर चला गया, एक सेकंड के लिए ये भी बाहर चला गया, ये अंदर आ गया, ये वाला जो एटम है वो अंदर आ गया, ये वाला जो एटम है वो भी अंदर आ गया, ये वाला जो एटम है वो भी अंदर आ गया, और जो पीछे वाली सरफेस पे वो भी अंदर आ गया, बाकी के ये वाला बाहर चला गया, सब बाहर चले गए, ये भी बाहर चला गया, ये बाहर चला गया। 4 एटम है वो अंदर आ गए, क्योंकि डायगोनली मैंने एक क्यूब को खींच दिया, ऐसे खींचा मतलब डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया, डायगोनली डिस्प्लेस किया, और डायगोनल का जो लेंथ है उसका 1/4 डिस्प्लेस कर दिया। उससे बाकी के व्हाइट एटम्स मतलब जो पहले इसी के एफसीसी स्ट्रक्चर में थे वो बाहर निकल गए, और बाकी के जो 4 एटम बचे वो अंदर आ गए। तो मेनली जो कंक्लूजन ये है आपका, इतना डिटेल में जानने की जरूरत होती नहीं है वैसे, बट मैंने बता दिया है। अपना पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 4 एटम जो है वो अंदर आ गए, 4 एटम इफेक्टिवली 4 एटम आपके ये एफसीसी स्ट्रक्चर पे। तो वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, 2 एफसीसी स्ट्रक्चर है वो एक साथ रहे होंगे, उनमें से एक एफसीसी स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये 4 एटम अंदर चले गए, 4 बाहर रह गए। तो ये ऐसा है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ ऐसा है कि लाइक एक एफसीसी स्ट्रक्चर तो वैसा जैसा है वैसा रह गया, ये जो है आपका ये वाले कलर्स में जो है, और ये वाला जो है ये वाले कलर्स में ये 4 एटम अंदर आ गए आपके डिस्प्लेस होके, क्योंकि एक जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो भी एफसीसी था बट वो अंदर डिस्प्लेस किया हमने, तो वो 4 एटम अंदर आ गए। तो 4 एटम अंदर वाले, 4 ये एफसीसी स्ट्रक्चर वाले, तो टोटल कितने हो गए, 8 नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हो गए। तो इसमें देखो 2-3 पॉइंट्स करती हमने। हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या रहा होगा इसके अंदर, स्टार्टिंग में इसमें 2 एफसीसी जो इंटरपेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, मतलब दो जो स्ट्रक्चर्स थे वो एक साथ रहे होंगे, तो 2 एफसीसी स्ट्रक्चर्स थे इंटरपेनिट्रेट करते हुए, ठीक है, मतलब एक साथ थे। उसके बाद में हम लोगों ने एक एफसीसी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, √3a/4, मतलब √3a जो डायगोनल होता है उसका 1/4 इतना हमने डिस्प्लेस कर दिया बॉडी डायगोनल का, ठीक है, 1/4 डायगोनली डिस्प्लेस किया, मतलब XYZ में कितना डिस्प्लेस किया हमने, a/4, ठीक है। एन इफेक्टिव कितना हो गया, 4 एटम्स तो अंदर आ गए, 4 वो जो बाकी के 4 एन इफेक्ट वाले, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में 8। अब जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें देखो हर एक एटम है वो 4 एटम से कनेक्टेड होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया।
बाकी देखो इन सारे एटम्स का हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी शो कर सकते हैं, राइट। दो तीन चीजें और है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट, लाइक ये वाला जो है इस एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस यही है, ये वाला नियरेस्ट डिस्टेंस है इसका, ये नियरेस्ट डिस्टेंस है। तो ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, लाइक हम लोगों ने डिस्प्लेस किया ना √3a/4, तो जो एटम से वहाँ पे था वो √3a/4 इधर आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो √3a/4। इतना ज़्यादा इस पे चीज़ें पे पूछा नहीं जाता ATGM में, ये इतना ज़्यादा जो है डायमंड क्यूबिक पे पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में जाके नहीं बता रहा, बट थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसको आगे जो XRD है उसमें यूज करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपका √3a/4 है, जो कि 2r के बराबर होगा, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस होता है तो वहाँ पर दो एटम्स टच कर रहे होंगे, तो 2r के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट एटम जो होता है, सेकंड नियरेस्ट एटम वो a/√2 डिस्टेंस पे है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन, अब सपोज आपके पास में दो टाइप के एटम है, दो टाइप के एटम है, 4 तो 4 एटम्स का वॉल्यूम तो ये हो गया, 4 एटम्स का वॉल्यूम ये हो गया, और नीचे क्या है क्यूब है, तो a क्यूब आ जाएगा, और A और R में रिलेशन गिवन है। अब मैं जो ले रहा हूँ दोनों एटम्स, लाइक यहाँ पे तो मैं जिंक और सल्फाइड है, तो जिंक और सल्फाइड में तो रेडियस दोनों का अलग अलग होगा। अगर मैं सपोज एक बार के लिए दोनों का रेडियस सेम ले लूँ, कुछ ऐसा है, दोनों एक बार के लिए दोनों का रेडियस सेम ले लूँ, तो R R हो जाएगा, और R A में रिलेशन है, तो R A में रिलेशन है, तो ये रिलेशन पुट करने पे इसका जो आता है क्या बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, वो 34% है, राइट। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। और अगर ये देखो लाइक जिंक सल्फाइड की बात करो, तो जिंक सल्फाइड में क्या होगा, R और R जो है रेडियस एक जिंक का आएगा, एक सल्फाइड का आएगा, और यहाँ पर भी जो रेडियस होगा ये R एक्चुअल में 2R नहीं होगा, ये क्या होगा R जिंक प्लस R सल्फाइड, राइट, इस वे में आएगा ये। और यहाँ पर भी R और R, एक जिंक का आएगा एक सल्फाइड का आएगा, तो जिंक और सल्फाइड के टर्म्स में बच जाएगा अपने पास में। लाइक ये नीचे गिवन है, देखो नीचे जिंक सल्फाइड का गिवन है। जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कैसा है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और डायमंड क्यूबिक का मतलब क्या होगा, दो FCC स्ट्रक्चर पेनिट्रेट है, इंटरपेनिट्रेटिंग है, ठीक है, दो FCC स्ट्रक्चर्स इंटरपेनिट्रेटिंग है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो ग्रीन वाले एटम्स है वो तो जिंक को शो कर रहे हैं, और जो रेड वाले एटम्स है वो सल्फाइड को शो कर रहे हैं, ठीक है। सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना देखो टोटल 8 है। फर्स्ट नियरेस्ट वो वहां से पता है, फर्स्ट नियरेस्ट √3a/4 होता है, जो कि 2R के इक्वल होता है। 2R में यहाँ पे एक जिंक है एक सल्फाइड है, तो जिंक प्लस सल्फाइड का रेडियस, यहाँ पे 4 जिंक के एक एटम का रेडियस और सल्फाइड के एक एटम का रेडियस, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ए क्यूब में ए का वैल्यू ये इस तरीके से, तो ये आ गया जिंक और जो सल्फाइड है सल्फर, उसकी दोनों के रेडियस के टर्म्स में आ गया। फाइनली कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक ये रेशियो पता नहीं होता, हमने कॉमन लिया खाली। तो अपने पास में ये जिंक सल्फाइड का क्या हो गया, अपने पास में वैल्यू समझ आ गया, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर समझ आ गया, राइट। डायमंड क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। 1 सेकेंड, अभी हम लोग दो स्ट्रक्चर्स की और बात करेंगे जो मैं XRD के टाइम पे बता दूंगा आपको। एक तो सीजियम क्लोराइड और है आपका एक NaCl का स्ट्रक्चर। तो दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम लोग और बात कर सकते हैं, बाकी ये कंप्लीट हो गया है। फिर XRD जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो XRD के बारे में जब बताऊंगा तो ये चीज़ें और हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट XRD एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। ओके, लेट्स फिनिश इट। Okay, thank you.